सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेशियस कार्गो के बारे में। ये कहानी है एक गिरोह की जो एक कार्गो को चुराना चाहते हैं, लेकिन इसमें उन्हें मदद लेनी पड़ती है एक क्रिमिनल की। जैसे ही वो क्रिमिनल इनके समूह में शामिल होता है, सारी चीजें बदलने लगती हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक बीच का दृश्य आता है। यहीं पर हम जैक नाम के आदमी को देखते हैं जो गोल्फ खेल रहा है। तभी एक काले रंग की वैन आती है उसके पास। उससे बहुत सारे आदमी नीचे उतरने लगते हैं। उन्हें देखने के बाद जैक अपनी बंदूक निकालता है और तैयार हो जाता है। तभी इन सारे लोगों का मुखिया आता है सामने। ये सारे लोग हथियारों की तस्करी करते हैं। उनका मुखिया जैक के पास जाने के बाद कहता है कि हमारे हथियार कहाँ पर हैं। वो बोट की तरफ इशारा करता है। इस चीज को देखते ही उसका मुखिया पैसे देता है जैक को। जैक जब पैसों को देखता है, कहता है कि हमारी डील और ज्यादा पैसों की हुई थी, ये पैसे कम है। लेकिन ये लोग बातों को नहीं सुनते। उनका एक आदमी जाने लगता है बोट की तरफ और सारे हथियारों को छूने लगता है। जब जैक उसे रोकने जाता है, तब ये लोग जमीन पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब जैक भी गुस्सा हो जाता है। वो इनके मुखिया के पास आता है और कहता है कि ये तुम लोग गलत कर रहे हो। अगर मुझे पूरे पैसे नहीं मिले तब मैं पूरा हथियार नहीं दूंगा। कुछ हथियारों को मैं अपने पास रखने वाला हूँ। इस बात से उनका मुखिया गुस्सा हो जाता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और सीधा छाती में गोली मारता है जैक के। तब जैक नीचे गिर जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद उनका मुखिया परेशान होने लगता है, क्योंकि जैक के छाती पर गोली का कोई भी निशान नहीं है। वो दूसरी बार बंदूक निकालता है और सीधा उसके भेजे में गोली मारता है। तब जैक दोबारा नीचे गिर जाता है, लेकिन वो अभी भी ठीक है। चोट का कोई भी निशान नहीं है। इस चीज को देखते ही सारे लोग दंग रह जाते हैं। मुखिया अपने हथियारों को चेक करता है। जैसे ही वो गोलियों को देखता है, उसे एहसास होता है कि इसमें असली गोलियां नहीं है। तभी एक स्नाइपर इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। एक गोली आकर के सीधा लगती है मुखिया के भेजे में। तभी हम मुखिया के गैंग के एक आदमी को देखते हैं जो उन पर ही गोलियां चला रहा होता है। तब हमें पता लगता है कि वो जैक का ही आदमी है। देखते ही देखते वो सबको मारने लगता है। इसी बीच हम स्नाइपर को देखते हैं जिसका नाम है लोगन। वो जैक के लिए काम करती है और उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी है। ये लोग सबको ढेर कर देते हैं। सबको ढेर करने के बाद लोगन आती है जैक के पास और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था इस डील को करने से। तुम हर बार मौत के मुंह में जाना चाहते हो। इतना कहते ही ये दोनों जाकर के बोट में बैठ जाते हैं और आने लगते हैं वापस। यहाँ पर लोगन एक तस्वीर को देखती है जिसमें जैक एक लड़की के साथ है जिसका नाम है जेना। वो पूछती है कि जेना कौन है। जैक कहता है कि मैं इस लड़की को डेट कर रहा था, ये एक वेटनरी डॉक्टर है। लोगन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो तस्वीर को फेंक देती है पानी में। तभी जैक पहुंचता है लोगन के घर पे और उसके कुत्ते को ले लेता है ताकि वो बाहर दिखावा कर सके कि वो एक एनिमल लवर है। इसी बीच हम कैरन नाम की औरत को देखते हैं। तभी ईडी नाम का गैंगस्टर उसे कॉल करता है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तब हमें पता लगता है कि ईडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। कैरन ने उसके एक मिशन को खराब किया है और अब कैरन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी बीच हम जैक को देखते हैं जेना के क्लिनिक में। वो लोगन के कुत्ते को लेकर के गया है। उसके हाथ में फूल भी है। उसे पता है कि जेना को फूल कितने पसंद है। जैसे ही वो उससे मिलता है, उसे फूल देता है और रात में अपने साथ डेट पे चलने के लिए कहता है। तब जेना भी मान जाती है। शाम में ये लोग अच्छा समय बिताते हैं और जैक जेना को ले आता है अपने घर पे। ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैक के घर का दरवाजा खुलता है और कोई धीरे धीरे अंदर आ रहा है। धीरे धीरे आने के बाद वो पहुंचता है जैक के बेडरूम में। तब जैक और जेना दोनों डर जाते हैं। इनके बेडरूम में अभी कैरन आई हुई है। जेना इन सारी चीजों को देख करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो जैक से कहती है कि ये औरत कौन है। जैक कहता है कि ये बस एक पुरानी दोस्त है। तभी कैरन कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इन बातों को सुनने के बाद जेना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ये दोनों बाहर आते हैं। कैरन टेबल पर बैठी है। जेना अभी भी गुस्से में है। तभी जैक देखता है कि लोगन का कुत्ता भौंक रहा है। वो उसे शांत करवाने के लिए जाता है। तब उसकी नजर पड़ती है खिड़की से बाहर। वो देखता है कि बहुत सारी गाड़ियां बाहर आई हैं और गाड़ियों में से आदमी बाहर निकल रहे हैं जिनके हाथों में बंदूकें हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ पर खतरा बढ़ने वाला है। वो सबको कहता है कि हमें बहुत ही जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो अपनी बंदूक निकालता है और दरवाजे पर एक ग्रेनेड लगा देता है। फिर ये तीनों पीछे के रास्ते से बाहर निकलते हैं और जाकर के बैठ जाते हैं एक बोट में। फिर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन सारे लोगों ने देख लिया है कि ये कहाँ भाग करके जा रहे हैं। ये लोग इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तब जैक उन पर गोलियां चलाता है और कैरन भी। ज्यादातर लोगों को वो लोग मार गिराते हैं। तब हमें पता लगता है कि ये सारे ईडी के आदमी हैं। यहीं पर साइमन नाम का एक आदमी है जो कूद करके चला जाता है जैक के बोट पर। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। थोड़ी देर के बाद जैक साइमन को फेंक देता है नीचे और चले आते हैं ये लोग किनारे पर। जेना इन सारी चीजों को देखने के बाद आश्चर्यचकित है। वो जैक से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम काम क्या करते हो। जैक कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। थोड़े समय के बाद मैं वापस आऊंगा और तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। इतना कहते ही वो कैरन के साथ यहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो बोट रोकता है, तब कैरन और जैक अपने पुराने समय के बारे में बात करने
लगते हैं कि आखिर ये दोनों कैसे अलग हुए थे। बातों ही बातों में कैरन कहती है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो धीरे धीरे नजदीक आने लगती है जैक के। जैक कहता है कि आखिर ये लोग हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं। कैरन कहती है कि वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, ये सब लोग ईडी के लिए काम करते हैं। ईडी को लगता था कि मैं उसके बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन मुझे सब कुछ पता है, खास करके उसके डायमंड्स के बारे में। तो अगर तुम मेरा साथ दो तो हम बहुत सारे डायमंड चुरा सकते हैं, और तुम्हें पता है कि तुम्हें कितने सारे पैसे लेंगे। इन बातों को सुनने के बाद जैक भी राजी हो जाता है, उसे भी डायमंड्स को चुराना है। तभी दूसरी तरफ हम साइमन को देखते हैं जो चाहता है ईडी से मिलने के लिए, लेकिन ईडी अपने घर पे नहीं है। यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं, वो लड़कियों से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। एक लड़की को वो कहता है कि वो उसे महंगे कपड़े और महंगे जूते दिलवाएगा, वो जहाँ चाहेगी वहाँ वो उसे घुमाने लेकर के जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो लड़की बता देती है कि ईडी कहाँ पर है। तभी हम ईडी को देखते हैं जो एक आदमी के साथ बैठ करके शतरंज खेल रहा है। खेलते समय वो उस आदमी से पूछता है कि आखिर कैरन हमारे बिजनेस के बारे में क्या जानती है। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पर साइमन आ जाता है। इस जवाब को सुनने के बाद वो अपने चाकू को बाहर निकालता है और उसे घुसा देता है उस आदमी के हाथ में। तभी आदमी दर्द से कराहने लगता है और ईडी एक बार दोबारा वही सवाल पूछता है कि कैरन क्या जानती है बिजनेस के बारे में। तब वो सच्चाई बताता है और कहता है कि वो सब कुछ जानती है, कि तुम क्या काम करते हो और तुम्हारी सारी चीजें कहाँ पर हैं। इसी बीच हम लोगन और जैक को देखते हैं बीच पे। ये दोनों गोल्फ खेल रहे हैं। गोल्फ खेलते समय जैक पूरी बात बताता है लोगन कि ये लोग बहुत सारे डायमंड चुरा सकते हैं। लोगन कहती है कि मुझे उस औरत पर भरोसा नहीं है, कैरन कुछ भी कर सकती है, हमें उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। जैक कहता है कि मुझे भी कैरन पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ईडी के पास बहुत सारा डायमंड है और हम उन्हें चुरा सकते हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर हम दोनों साथ रहे तब हम सबसे बड़ी चोरी करेंगे, शायद उसके बाद हमें चोरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तब लोगन भी मान जाती है। जल्दी ये लोग अपने प्लान को स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें पता लगता है कि हीरे को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा और यही समय होगा उनके पास जब वो सारे के सारे हीरो को चुरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक ड्राइवर की जरूरत है। जैक कहता है कि मैं एक ड्राइवर को जानता हूँ। वो लोगन को लेकर के जाता है एक बार। यहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है एंड्रू। एंड्रू शराब के नशे में धुत पड़ा होता है। जैक कहता है कि यही वो ड्राइवर है। लोगन एक बार फिर से गुस्सा हो जाती है, कहती है कि ये बेवड़ा आदमी हमारे प्लान को खराब कर देगा, मगर जैक कहता है कि तुम्हें एक बार इसे ड्राइव करते हुए देखना चाहिए। वो एंड्रू को लेकर के आते हैं बाहर। एंड्रू इनके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। तब जैक उसे पूरी प्लानिंग बताता है और चला जाता है अपने घर। फिर रात में कैरन आती है उसके पास। वो अपने स्कैन रिपोर्ट दिखाती है जिसमें बच्चे की फोटो है। वो जैक को कहती है कि हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। पैसा मिलने के बाद हम अपना परिवार भी शुरू कर सकते हैं। जैक इस बारे में सोचने लगता है। तब अगले दिन ये लोग जाते हैं मिलने के लिए एक और आदमी से जिसका नाम है निकोलस, ताकि ये लोग अपने गिरोह को पूरा कर सके। जब ये लोग निकोलस से बात कर रहे होते हैं तब उसकी पत्नी उस पर बार बार चिल्लाती है। निकोलस अपने आप को संभालता है और कहता है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं तुम लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूँ। तब ये सारे लोग चले आते हैं अपने सेफ हाउस पे। जैक एक एक करके सबको प्लानिंग बताने लगता है कि किसको क्या करना है और कैसे ये लोग रॉबरी को अंजाम देंगे। प्लानिंग करने के बाद जब ये सारे लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं तब लोगन जाती है कैरन के पास और कहती है कि जैसे ही ये मिशन पूरा होगा तुम्हें जैक को छोड़ना पड़ेगा और हम सारे लोगों को भी। अगर इस मिशन के दौरान किसी को कुछ भी हुआ तब मैं तुम्हें मार दूंगी। इन बातों को सुनने के बाद कैरन कहती है कि तुम भी मुझे पसंद नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती। तभी वो दिन आ जाता है जब ये लोग रॉबरी करने वाले हैं। एक लाल ट्रक में वो सारा का सारा डायमंड है जो आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम एक टू ट्रक को देखते हैं जिसके अंदर जैक और एंड्रू बैठे हुए हैं और निकोलस एक दूसरी गाड़ी में है। जैसे ही वो ट्रक उसके पास आती है वो अपने गाड़ी को कर देता है ट्रक के सामने, तो इन दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर हो जाती है। तभी एंड्रू यहाँ पर आ जाता है टू ट्रक को लेकर के और बुलेट प्रूफ कांच पर स्पेशल गोलियां चलाने लगता है। तब उसमें एक छेद हो जाता है। उस छेद के अंदर ये लोग स्मोक ग्रेनेड डालते हैं। ये ग्रेनेड मजबूर कर देता है अंदर के गार्ड्स को बाहर आने के लिए। जब सारे गार्ड्स बाहर आते हैं तभी जैक उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे करके बेहोश कर देता है। तब ये लोग पूरे ट्रक को टो करके यहाँ से भागने लगते हैं। तभी हम लोगन को देखते हैं जो इन्हें बताती है कि बहुत दूर से बहुत सारी गाड़ियां इधर ही आ रही हैं, शायद वो इसी डायमंड वाले ट्रक के पीछे है। इसी बीच हम साइमन को देखते हैं, यानी कि वो हीरे को गार्ड कर रहा था और अपने सारे आदमियों को लेकर के वो आगे आ रहा है। यहाँ पर गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। हम एक गार्ड को देखते हैं जो अभी भी ट्रक के अंदर है। अब जैक उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ये सारे लोग मिल करके गोलियां चला रहे होते हैं। एक एक करके वो साइमन की टीम के कार को इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन साइमन इतनी आसानी से नहीं बैठने वाला। जैसे ही वो इनके ट्रक के पास आता है कूद करके ऊपर चढ़ जाता है और एक ट्रैकर लगा देता है ट्रक के ऊपर। ट्रैकर के बाद वो आता है टो ट्रक पे और हमला कर देता है एंड्रू पे।
इस चीज को देखते ही जैक उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं। फिर वो रीलोड करने लगता है। इस मौके का फायदा उठाने के बाद साइमन चला आता है फ्रंट पे, लेकिन अब वो गोली चलाता उससे पहले एंड्रू ब्रेक दबा देता है। तब साइमन गिर जाता है नीचे और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। सारे लोग अभी भी सुरक्षित हैं। कैरेन इनके साथ नहीं आई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। जैसे ये लोग अपने सेफ हाउस पे पहुंचते हैं, ये ट्रक को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। तब इन्हें एहसास होता है कि इस ट्रक को सिर्फ अंदर से खोला जा सकता है, यानी कि अंदर अभी भी एक गार्ड है। जैक कहता है कि हमें अंदर पानी भरना पड़ेगा। ये लोग पानी भरना शुरू कर देते हैं। जब पानी ज्यादा होता है तब गार्ड खोल देता है दरवाजे। इसी बीच ये लोग देखते हैं कि अंदर एक बॉक्स है। जब जैक बॉक्स को खोलता है तब उसे बहुत सारे हीरे मिलते हैं, लेकिन कैरेन ने कहा था कि सिर्फ हीरे नहीं होंगे इस ट्रक में, उसके अलावा पैसे भी होंगे। इसीलिए अब जैक को शक हो रहा है। वो वक्त नहीं गंवाता और यहाँ से भागने लगता है अपनी टीम के साथ। तभी हम देखते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि कैरेन है। कैरेन इन सारी चीजों को देखने के बाद हंसती है। जैसे ही जैक अपनी टीम को लेकर के यहाँ से निकलता है, यहाँ पर कैरेन आ जाती है। उसे पता है कि इस ट्रक के अंदर क्या है। वो एक और बॉक्स को बाहर निकालती है जिसके अंदर एक डिवाइस है। उस डिवाइस में सारी जानकारियां है ईडी के बारे और उसके हीरे के बारे में भी। वो उसे लेकर के निकलने लगी है। बाहर आते ही वो देखती है ईडी को जो यहाँ पर आ चुका है। उसे समझ में नहीं आता कि ईडी यहाँ तक कैसे आया। उसे नहीं पता कि साइमन ने ट्रैकर लगाया था ट्रक पे। तभी दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं। वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो वापस आता है ट्रक के पास। वो जैसे ही अपनी कार से बाहर निकलता है, वो देखता है कि ईडी ने बंदूक तान करके रखा है कैरेन पे। वो भी बंदूक तान देता है ईडी पे। तब ईडी कहता है कि अपने बंदूक को नीचे कर लो वरना मैं कैरेन को मार दूंगा, इसने मुझे धोखा दिया है। जैक कहता है कि इसने मुझे भी धोखा दिया है। तब वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि औरत तुम्हारे साथ क्या कर रही थी। इतना कहने के बाद वो उसके पीठ पर बंदूक तानता है। तब जैक अपनी बंदूक नीचे रख देता है और कहता है कि उसे कुछ मत करना, उसके पेट में मेरा बच्चा है। ईडी हंसने लगता है और गोली चला देता है। जैसे ही वो गोली चलाता है, कैरेन के पेट से डायमंड नीचे गिरता है, यानी कि उसने अपने पेट के ऊपर पहले कपड़ा लगा करके रखा था और अभी डायमंड। वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। जैक इस चीज को देख करके बौखला जाता है कि कैरेन ने उसे धोखा दिया है। तब ईडी उसे धक्का दे देता है जैक की तरफ। इसी बीच हम लोगन को देखते हैं। ईडी लोगन के निशाने पे है। जैक बिल्कुल शांत हो जाता है। जब साइमन जैक को शांत देखता है, वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि जैक की बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है। वो जानता है यहाँ पर गोली चलने वाली है। मौका मिलते ही वो कैरेन को लेकर के नीचे झुक जाता है और इस चीज को देखते ही साइमन ईडी को लेकर के नीचे झुक जाता है। तभी लोगन गोली चलाती है और ईडी बच जाता है, लेकिन ईडी के नीचे गिरते ही उसकी डिवाइस आगे गिर जाती है। जैसे ही कैरेन इस चीज को देखती है, वो डिवाइस को उठाने लगती है, लेकिन अब चारों तरफ से यहाँ पर गोलियां चल रही है। जैक की पूरी टीम आ चुकी है। बहुत देर तक गोलीबारी होती है। जैक को सही मौका मिलता है तब वो अपनी टीम को लेकर के भागने लगता है। वो लोगन को भी आने के लिए कहता है, लेकिन लोगन गाड़ी में बैठती उससे पहले साइमन उस पर गोली चला देता है। लोगन को गोली लगी है, उसकी हालत खराब हो रही है। जैक बिना वक्त गवाए लोगन को लेकर के आता है जेना के पास। जेना उसका उपचार करती है, लेकिन उसकी हालत अभी भी खराब है। जैक आता है कैरेन के पास और उस पर चिल्लाने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हमारी पूरी टीम को मरवाने वाली थी। लोगन की हालत देखो। इस बात से कैरेन को भी बुरा लगता है। वो डिवाइस को वहीं पर छोड़ती है और यहाँ से चली जाती है। तभी जैक को पता लगता है कि लोगन होश में आ गई है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हम सारे के सारे लोग यहीं पर हैं। तभी निकोलस की पत्नी आ जाती है यहाँ पर। वो उससे गले लगती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो। इतना कहने के बाद वो एक फोन देती है जैक को और बताती है कि यह फोन दरवाजे पर पड़ा हुआ था। तभी फोन बजता है। जैक जैसे ही फोन उठाता है, उसे ईडी की आवाज सुनाई पड़ती है। ईडी कहता है कि कैरेन को बहुत बुरा लगा कि उसने तुम लोगों को धोखा दिया, इसीलिए वो मेरे पास आई और कहने लगी कि अब मैं तुम लोगों को अकेला छोड़ दूं, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। कैरेन अब मेरे कब्जे में है। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे डिवाइस को लेकर के आ जाओ। उसके अलावा तुम लोगों के लिए एक मिशन है। गवर्नमेंट की एक फैसिलिटी में बहुत सारा हीरा है, अब उसे चुराना पड़ेगा तुम लोगों को मेरे लिए, वरना कैरेन अपने जान से हाथ धो बैठे। इन बातों को सुनने के बाद जैक मान जाता है और प्लानिंग करने लगता है कि गवर्नमेंट की फैसिलिटी से वो लोग कैसे हीरे को चुराएंगे। वो लोग लोगन को रेस्ट करने देते हैं। तब निकोलस की पत्नी कहती है कि वो लोगन की जगह ले सकती है। वो भी एक अच्छी स्नाइपर हुआ करती थी। ये सारे लोग चले आते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटी के पास और एक प्लानिंग करते हैं। प्लान में सबसे पहला काम है एंड्रू का। वो एक आइसक्रीम ट्रक लेता है और घुसा देता है फैसिलिटी के अंदर। तब उसे देखने के बाद फैसिलिटी वाले सारे चौकन्ना हो जाते हैं और उस पर बंदूकें तान देते हैं। तब एंड्रू बाहर आता है और ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसने बहुत सारा शराब पी लिया है और दोबारा चलाना शुरू कर देता है ट्रक। तब सारे के सारे पुलिस वाले उसके पीछे लग जाते
हैं। जैक के पास यही मौका होता है। वो जाता है अंदर और एक डिवाइस लगाने लगता है। तभी हम निकोलस की पत्नी को देखते हैं। वो दूर से देखती है कि जैक के पीछे एक आदमी आ रहा है। ये साइमन है। वो समझ जाती है कि ये आदमी खतरनाक है, इसीलिए वो निशाना लगाती है, लेकिन गोली चलाते ही उसे एहसास होता है कि बंदूक जाम हो चुका है। तुरंत ही वो जैक को इतला करती है इस बारे में कि उसके पीछे एक आदमी आ रहा है। तुरंत साइमन आकर के बंदूक तान देता है जैक पर, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले यहाँ पर एक तीसरा आदमी आ जाता है जो इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तब ये लोग जाकर के छुप जाते हैं वॉल्ट के पीछे। जैसे ही जैक को मौका मिलता है वो भागता है यहाँ से, लेकिन वो बाहर आता उससे पहले उस पर गोली चला देता है वो आदमी और जैक नीचे गिर जाता है। साइमन समझ जाता है कि यही सही मौका है। वो प्लेन चलाता है और पूरे डायमंड के साथ प्लेन को लेकर के उड़ जाता है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसने गोली चलाई थी। वो जाता है जैक के पास। तब हमें एहसास होता है कि ये जैक का आदमी है। ये इनकी ही प्लानिंग थी। उस आदमी ने जैक पर नकली गोलियां चलाई थी। ये लोग कार में बैठते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी हम एंड्रू को देखते हैं पानी के बीचों बीच। तभी इनकी पूरी प्लानिंग पता लगती है। जैक ने उस बॉक्स के पास बॉम्ब लगा दिया है। जैसे ही प्लेन यहाँ पर एंड्रू के सर के ऊपर आएगा वो बटन दबा देगा। फिर ऐसा ही होता है। जैसे ही प्लेन ऊपर आता है एंड्रू बटन दबा देता है और वो वोल्ट आकर के गिरता है एंड्रू के सामने पानी में। तब एंड्रू वोल्ट को लेकर के निकल जाता है। इन लोगों ने साइमन को एक बार फिर से बेवकूफ बनाया है। जैसे ही एडी को यह बात पता लगती है वो तुरंत कॉल करता है जैक और कहता है कि मुझे मेरा वोल्ट चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना मैं कैरन को मार दूंगा। इस बात को सुनते ही जैक वोल्ट को लेकर के पहुंचता है एडी के पास, लेकिन वो कहता है कि जब मैं यहाँ से चला जाऊं तब तुम लोग वोल्ट को खोलना। इतना कहते ही वो कैरन को लेकर के जाने लगता है, लेकिन ईडी के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ईडी कहता है कि इस बार तुम्हें कोई भी स्नाइपर बचाने नहीं आने वाली। इस बात को सुनते ही जैक एक रिमोट निकालता है और बटन दबा देता है। तब उसकी पूरी की पूरी कार उड़ जाती है जिसके अंदर वो वोल्ट था। सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैक इस चीज का फायदा उठाता है और कैरन को लेकर के भागने लगता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग एक बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं जिसके अंदर पहले से जैक के लोग हैं। जब ये दोनों ऊपर जा रहे होते हैं तब ईडी के भी लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन जैक का आदमी उन्हें मार गिराता है। मगर साइमन अभी भी जिंदा है। वो सबको चकमा दे करके आता है जैक के पास। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं। साइमन भारी पड़ता है जैक पे। वो चाकू निकालता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो जैक को मारता उससे पहले कैरन आकर के मार देती है साइमन को। तब जैक उसे लेकर के जाता है छत पे। छत पे एक हेलीकॉप्टर इन दोनों का इंतजार कर रहा है, लेकिन ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठते उससे पहले एडी आ जाता है अपने आदमियों के साथ और इन पर बंदूकें तान देता है। लेकिन जैक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वो सारे लोगों की तरफ इशारा करता है। तब हम देखते हैं कि लोगन अब बिल्कुल ठीक है और वो अपनी पोजीशन पे है। वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देती है और सबके मरने के बाद इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। ये दोनों बाहर चले आते हैं। तब जैक बहुत सारा पैसा देता है कैरन को और कहता है कि मैंने उन सारे हीरे को बेच दिया, तुम्हें हमेशा से सिर्फ पैसा चाहिए था, इन पैसों को लो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तब कैरन यहाँ से निकल जाती है और जैक भी वापस चला जाता है अपनी पुरानी जिंदगी में। लोगन और जैक दोनों अभी भी बीच के किनारे गोल्फ खेल रहे हैं। तभी कैरन उसे कॉल करती है और कहती है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन तुम नहीं हो। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे पैसा नहीं बल्कि तुम चाहिए। मैं तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताना चाहती। इन बातों को सुनने के बाद जैक अपने फोन को नीचे रखता है और गोल्फ बॉल की तरह मार करके फोन को फेंक देता है समंदर के बीचों बीच। जैक जानता है कि कैरन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।